हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके अनदर वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो अभी आपने नोटबुक और पेन रेडी रख लिए। वेरी गुड। तो आप नोट्स बना रहे हैं आई होप, और अपने नोट्स रेगुलर बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में। फोर्थ भी आपका पॉइंट था मेटल और नो अदर मेटल्स के बारे में, कि यहाँ भी आपके कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, आज आपको बताया जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी जो सीरीज है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन हायर मेटल है या कौन लोअर है, या फिर कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट कंडीशन में है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। मतलब कि ये अरेंज इस हिसाब से करी गई, इस टाइप से करी गई है कि ये आपके कैसे लीस्ट रिएक्टिव हो। मतलब सबसे ऊपर वाला कौन सा मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे वाला कौन सा है लीस्ट रिएक्टिव हो। तो a metal can be displace all the metals from their compound which are below or after in its the series। मतलब कि वो मेटल जो है दूसरे मेटल को रिप्लेस कब कर सकता है, जब वो मोस्ट रिएक्टिव हो। ठीक है, मतलब कि वो इजीली रिएक्ट कर सके, इजीली डिस्प्लेस कर सके। मतलब कुल मिला के एक बात ये है कि मान लो आप अपनी जगह पे बैठे हो और आपकी जगह पे कोई अच्छा सा आपसे तगड़ा हेल्दी पर्सन आ जाए। ठीक है, और वो आपको इजीली हटा सकता है उस पोजीशन से, आपको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो गए इसके अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग। पोटाशियम, फर्स्ट को बोलते हैं पोटाशियम, सेकंड को सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये इनके नाम हैं। और आपको बताया जाए कि आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग के जो तीन हैं, स्टार्टिंग के कौन से हैं तीन, वो आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कैसे हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं इन्हें, जो कि इजीली रिएक्ट करते हों। नेक्स्ट जो हैं आपके मैग्नीशियम से लेके कहाँ तक, लेड तक। मैग्नीशियम से लेके आपके लेड मतलब कि पीबी तक, ये आपके मॉडरेट रिएक्टिव है। मतलब ना तो ये ज़्यादा रिएक्ट करते, ना ये बिल्कुल कम रिएक्ट करते, मतलब इंटरमीडिएट वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, और आगे बात करते हैं हाइड्रोजन। ये आपका एक तरह से न्यूट्रलिटी की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करेगा ये। आगे बात करें कि कॉपर से लेके कहाँ तक, गोल्ड तक। ठीक है, कॉपर से कहाँ से गोल्ड तक जो रहता है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहता है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपकी फर्स्ट जो सीरीज़ है, ये आपके सेकंड लास्ट सीरीज़ को इजीली रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। रिएक्शन आपकी कि आयरन कॉपर सल्फेट को साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा अपने को, FeSO4 प्लस में Cu। अब एक चीज़ देखिए, सीरीज देखिए दोबारा से एक बार। इस रिएक्शन में कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, आयरन रिप्लेस कर रहा है कॉपर की पोजीशन, मतलब कि कॉपर बाहर निकल रहा है और FeSO4 मिल रहा है, फेरस सल्फेट मिल रहा है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो पहले आया है और कॉपर क्या है बाद में आया है। तो आयरन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, मतलब कि ज़्यादा रिएक्ट है किससे, कॉपर से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में बोलते हैं कि जिंक CuSO4 का रिएक्शन कर रहा है, तो ZnSO4 मिला जिंक सल्फेट और कॉपर फिर से बाहर निकल जाएगा। अब वही चीज़ है कॉपर और किसके बारे में, जिंक के बारे में। तो जिंक भी कैसा है, कॉपर से मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से। आई बस समझ में, जब वो आसानी से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। अब देखिए बात करें रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स
कैन बी अंडरस्टूड एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंसी शेल। भाई रिएक्टिविटी एलिमेंट मतलब एलिमेंट वो एलिमेंट जो इजीली रिएक्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो अपने क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे या फिर अपनी जो फील्ड वैलेंसी शेल है जो वैलेंसी शेल है वो कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं। आई बात समझ में? भाई एक बात बताओ कि अगर आपके पास टेंडेंसी है 100 रुपये की, वैकेंसी है 100 रुपये की, तो आप इजीली आप अपने 100 रुपये ले सकते हो ना, ठीक है। और आपके पास वो वैकेंसी नहीं है तो फिर आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इनके पास क्षमता है 100 रुपये रखने की, तो इन आप जैसे आपके पास क्षमता है 100 रुपये रखने की तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इजीली अंडरस्टूड वाली बात है कि इनके पास क्षमता है अपने वैलेंसी शेल को कम्प्लीटली फिल्ड करने की। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं, एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंसी शेल टू फॉर्म कैटाइंस। भाई कोई भी मेटल्स है उसके एटम्स वो क्या कह रहे हैं कि वो इजीली लूज कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, किसके अंदर से, वैलेंसी शेल से, ठीक है। और क्या बनाएगा, अपने पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइंस बना देगा। तो एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप दोगे 100 रुपये, तो आपके पास क्या आएंगे, वैकेंसी आएगी ना। वैकेंसी आएगी तो आप 100 रुपये लेने की क्षमता भी तो रख सकते हो। जब वैकेंसी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, पैसे दूर जाएंगे, तो दूर जाने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में? एक पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, हम और पैसे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बात है कि यहाँ पे कैटाइंस बन जाएंगे वो, और पॉजिटिव चार्ज आयंस भी बोल सकते हो उनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल टू फॉर्म एनायंस। कोई भी एटम्स है अगर वो वैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है, क्या गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और उनको क्या बोल सकते हैं हम, एनायंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अ पॉजिटिवली charged ions attract each other and held strong electrostatic force of attraction forming ionic compound। भाई क्या कह रहा है कि अब पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, तो एक दूसरे क्या करेंगे, मजबूती से पकड़े रहेंगे, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिकली कुछ में होता है, फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि आयंस एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव आयंस हो गया। आई बात समझ में? तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। यहाँ पे मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा। भाई एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, लूज करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो किस साइड होगा, राइट हैंड साइड उसको लिखा जाएगा। आई बात समझ में? किस साइड लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे। और गेन करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस करके। तो यहाँ पे ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और 3 करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए वो कैसे हैं, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है नीचे। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 2, ठीक है। मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड शेल में 8, और फाइनल जो शेल रहेगी आपकी 2 रहेगी। आई बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं कि इसने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 लूज़ कर दिए, और 2 लूज़ कर दिए तो फिर कितने बचे, अंदर के 2 और एक ये 8। तो 2 लूज़ करने पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का 2 चार्ज आ गया, क्लियर है। देखिए अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आपके अकॉर्डिंग, 2 8 7 थी, क्लियर है। ये क्या थी, 2 8 7। इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या आया कि यहाँ पे
288 क्लोरीन आयंस की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2Cl थे, मतलब ये देखिए कि ये क्या है 2Cl है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करा और एक इसने यहाँ पे वैलेंसी पे गेन कर लिया, तो 2 क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो 2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में। अच्छा, ये 282 है जो मैग्नीशियम का और 287 है किसका, क्लोरीन का, ये आया कहाँ से है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या फिर ये, ठीक है, क्यों हुई है ऐसी। तो बात करते हैं कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, तो डाउन द ग्रुप आ रहे तो हमें क्या पता है कि साइज बढ़ता है, इसका नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है तो शेल तो सेम है, उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना अभी। ठीक है, ऐसे ही एक होती है आपकी एस, एक होती है पी, एक होती है डी और एक क्या होती है एफ होती है। तो 2s के बाद हमने 2p और 2d, 3p 3d, 4p 4d। तो पहले मैं अगर इसको ऐसे कट करूं, इसको अगर मैं ऊपर से डाउनवर्ड के डायरेक्शन में कट करूं तो पहले कौन सा कटा, 1s कटा, फिर 2s, फिर 2p और 3s। तो डिनोट करते हैं 1s 2s 2p 3s। इसको किसी अनदर वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं, 2, ठीक है, और p में 6 होते हैं, s में 2, 10 d होता है कि d में कितना होता है 10 और f में कितना होता है 14 होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 282 बोल रहा है, तो इनिशियल जो फर्स्ट लेवल था, ग्राउंड लेवल था, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। सेकंड जो स्टेट थी, मतलब कि 2s और 2p के बारे में बात करें, ये 2s और 2p के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड स्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2 और 6, दोनों का सम कितना हुआ, 8 हुआ। थर्ड लेवल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कितने हैं अपने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेल्स है यहाँ से आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ऐसे ही आप बोल सकते हैं क्लोरीन के बारे में। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। अब 17 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सम कितना हुआ यहाँ पे, 17, सम तो 17 हो गया। अब देखा जाए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अगर इसमें चेक करें तो ऊपर जब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इसमें कितने होते हैं, 2 2 6 2 और यहाँ पे भी 6। इनका सम 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 2 + 2 4 6 10 और ये 18, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे कितने हैं, 2। ठीक है, सेकंड लेवल पे कितने हैं आपके, 2 + 6 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 2 + 6 8 कम हो सकता है, तो हम इस ये जो आपका 5 है, नहीं ये जो आपका 6 है, ये जो 6 है, हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम इसको 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। आई बात समझ में, क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 2p 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका सम कितना हो, 7। तो यहाँ पे अगर p में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक की वैलेंसी है ना, तो एक की वैलेंसी है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, मतलब कि यहाँ पे फुलफिल कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। जब भी यहाँ पे क्या बोला गया, 288 इलेक्ट्रॉन से एक नेगेटिव साइन के साथ हुआ है। आई बात समझ में, दोनों क्लोरीन की कंडीशन में यही था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने लिया। तो ये था आपके MgCl2 की फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, देखिए 2 Mg थे, 2 ही क्लोरीन आए थे एक एक नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि Mg के पास भी 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के पास 2 नेगेटिव, तो दोनों न्यूट्रल हो गए, तो MgCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। भाई आयनिक ही तो बॉन्ड बनाए इनके बीच में, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें आयनिक कंपाउंड की, कि आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। भाई कैसे हो सकते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं और ब्रिटल की भी फॉर्मेशन में भी होते हैं। ठीक है, अगला है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहते हैं, बहुत ही हाई रहते हैं। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मतलब कि इनके अंदर कैसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही हाई है। अब जब हाई है तो एक बात बताओ कि उसके अंदर उतनी ही एनर्जी लगेगी ना जितना वो टूटने में क्षमता रहेगा। ठीक है, कैपेबल रहेगा। अब मान लो एक बात बताओ कि जिस बेंच पे या जिस चेयर पे या जिस जगह पे आप बैठे हो, हम उसको तोड़ने की प्रयास करें तो आपकी एनर्जी इस चीज़ की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए जब ये ब्रेक डाउन होगी। अगर कम हुई तो आपको हार्म होएगा, और हार्मफुल होने के बाद क्या होगा, आपको चोट लगेगी और ये नहीं टूटेगा। आई बात समझ में। वैसे आयनिक बॉन्ड के बारे में है कि इनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था उसकी वजह से इनमें एनर्जी कैसी है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसमें, ब्रेक करने में इनको। दे हैव जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर जनरली इजीली मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इनसोल्यूबल किस में रहेंगे, केरोसिन, पेट्रोल, इनमें क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज का कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। भाई ये किसी भी सॉल्यूशन में जब होते हैं तो उसके अंदर से क्या हो सकता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी हो सकती है, और दूसरा बोल सकते हैं ये मोल्टन स्टेट में भी हो, मतलब लिक्विड स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सहायता करता है। ठीक है, इन बोथ केस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही सिचुएशन में आयंस बन जाते हैं, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट हो जाती है। आई बात समझ में। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सकें और वो अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकें और पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकें। और आप लोग अपने रेगुलर नोट्स बनाते रहिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।